लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि दिल्ली के जेएनयू में कल रात को फिर से आजादी के नारे क्यों लगे और यह आजादी इन छात्रों को किससे चाहिए। अंग्रेजों से चाहिए, वो तो मिल चुकी है, अब उन्हें किससे आजादी चाहिए। तो जेएनयू में छात्र संघ के नेता और कुछ छात्र संगठनों के कार्यकर्ता पिछले 3 दिनों से इस बात की जिद पर अड़े हुए थे कि वो यूनिवर्सिटी कैंपस में बीबीसी की इस प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करना चाहते हैं ताकि वहां पढ़ने वाले सभी छात्र इस डॉक्यूमेंट्री को देख सकें। और इसके लिए जेएनयू में कुछ छात्रों द्वारा पर्चे बंटवाए गए जिन पर लिखा था कि गुजरात दंगों पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग 24 जनवरी को रात 9 बजे होगी और इस दौरान सभी छात्र एक साथ इस डॉक्यूमेंट्री को देख पाएंगे। लेकिन जब यूनिवर्सिटी के प्रशासन को इसके बारे में पता चला तो उसकी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई जिसमें लिखा था कि यूनिवर्सिटी के अंदर इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाना नियमों के खिलाफ होगा और जो छात्र ऐसा करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद कुछ छात्र संगठन अपनी जिद पर अड़े रहे और उनकी तरफ से सभी छात्रों को यह संदेश भेजा गया कि कोई भी इस डॉक्यूमेंट्री को देखना चाहता है तो वो रात के 9 बजे यूनिवर्सिटी परिसर के आसपास आ जाए और फिर वो रात के 9 बजे इसे देख पाएगा। यानी ये आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे भारत में न्यूज चैनल्स पर प्राइम टाइम 9 बजे माना जाता है और आप सबका जो पसंदीदा शो है ब्लैक एंड व्हाइट वो 9 बजे आता है, उसी तरह का 9 बजे का शो उन्होंने यूनिवर्सिटी के कैंपस में करने की कोशिश की। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि जेएनयू में जब बिजली नहीं थी तब अंधेरे में कैसे ये छात्र अपने मोबाइल फोन्स पर या लैपटॉप्स पर इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे थे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये जेएनयू कैंपस की तस्वीरें हैं जहां पर अलग अलग कमरों में अलग अलग जगहों पर लोगों ने, छात्रों ने इस डॉक्यूमेंट्री को लैपटॉप्स पर लगा दिया, मोबाइल फोन्स पर लगा दिया और फिर ये सब लोग मिलकर इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि ऐसा इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है कि इसे देखने में जेएनयू के इन छात्रों को इतना आनंद आ रहा है, इतना मजा आ रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा यह है कि यह डॉक्यूमेंट्री भारत के खिलाफ है। यह डॉक्यूमेंट्री भारत की सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाती है। यह डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर उंगली उठाती है और ये जो छात्र हैं इसी पर ताली बजा रहे हैं। अब आप समझिए कि इस देश के ये कैसे छात्र हैं जो अपने ही देश के अपमान पर तालियां बजा रहे हैं, जो अपने ही देश के अपमान को उसका प्रचार करना चाहते हैं। ये कैसे छात्र हैं। और यहां बात सिर्फ जेएनयू की नहीं है, आज दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में भी बड़ा हंगामा हुआ और यहां भी कुछ छात्र नेता इस डॉक्यूमेंट्री को यूनिवर्सिटी में दिखाने की मांग पर अड़े रहे और इस दौरान जेएनयू में हुई इस घटना के खिलाफ भी जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने जबरदस्त विरोध किया और इस दौरान पुलिस की तरफ से 4 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया जिससे यूनिवर्सिटी में काफी तनाव है। यानी इस समय अगर आप देखेंगे तो बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को मोदी विरोध का एक प्रतीक बना दिया गया है और इसे देखने और दिखाने की अब एक होड़ सी लग गई है और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि यह डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों का अंतिम सच है और सरकार इस सच को दबाना चाहती है। यानी एक ऐसा माहौल बन गया कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में आ गया है, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में आ गई है, लोग जो देखना चाहते हैं उन्हें वो देखने से रोका जा रहा है और जो बीबीसी कह रहा है गुजरात दंगों पर अंतिम सच वही है। अब आप खुद सोचिए, इन तमाम छात्रों के मौलिक अधिकार क्या हैं और इन्हें क्या चाहिए। इन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही है, अच्छे कॉलेज चाहिए, अच्छा कैंपस चाहिए, अच्छा क्लासरूम चाहिए, अच्छे प्रोफेसर चाहिए, अच्छी किताबें चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ताकि ये पढ़ाई कर सके। और ये सब कुछ इनके साथ है, इनके पास है ये सब कुछ, लेकिन ये छात्र अब ये नहीं चाहते। अब ये मांग क्या रहे हैं, ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें वो डॉक्यूमेंट्री देखनी है और दिखानी है। ये आतंकवादी अफजल गुरु और याकूब मेमन की फांसी का शोक मनाना चाहते हैं, पाकिस्तान और चीन का समर्थन करना चाहते हैं, भारतीय सेना पर सवाल उठाना चाहते हैं। इसलिए आप खुद सोचिए, ये छात्र हमारे देश के किस काम के हैं। ये पश्चिमी देश हमें ये बताते हैं कि भारत में मानव अधिकारों की क्या स्थिति है, भारत में हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा है, हमारे देश के लोग कितने खुश हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का इंडेक्स कैसा है, यही देश बताते हैं। हमारे बेस्ट राइटर्स कौन से हैं, हमारी बेस्ट फिल्म कौन सी है, हमारी बेस्ट किताब कौन सी है, उसका सर्टिफिकेट भी यही देश देते हैं। आपने देखा होगा हमारे जो बेस्ट फिल्में हैं उसके लिए भी हमें बाहर से ही सर्टिफिकेट मिलता है और बाहर के लोग ही हमें ये भी बताते हैं कि कश्मीर फाइल्स जो है वो अच्छी फिल्म नहीं है।
उनकी उन्हीं की बात मानते हैं हम। यही देश बताते हैं कि भारत की सरकार कैसा काम कर रही है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भविष्य में कैसी रहेगी, और दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, टॉप 50 कंपनियां कौन सी हैं, ये भी यही देश तय करते हैं। इन्हीं का मीडिया तय करता है, इन्हीं की बड़ी बड़ी मीडिया संस्थान जो हैं वो ये बताते हैं कि कौन बड़े लोग हैं, कौन अच्छा कर रहे हैं, कौन खराब कर रहे हैं। और ये लोग ये भी बताते हैं कि अलग अलग मामलों में असली दोषी कौन है और निर्दोष कौन है, जैसे अब ये गुजरात दंगों में बता रहे हैं। और हमारे देश का एक खास वर्ग इन देशों से मिले ऐसे ही सर्टिफिकेट्स और पुरस्कारों को अंतिम सत्य मान लेता है। आपको मोबाइल फोन्स के पहले स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है भार ओएस। यानी भार जो शब्द है, भार BHAR, ये भारत से बना है, और ओएस का अर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसीलिए इसको भार ओएस कहा गया। भारत में बना ये ऑपरेटिंग सिस्टम अब एप्पल के iOS और गूगल के एंड्रॉयड को कड़ी टक्कर देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। आप ऐसे समझिए कि हार्डवेयर होता है आपका मोबाइल फोन। आप समझ लीजिए हार्डवेयर एक तरीके की मशीन होती है, हार्डवेयर है आपका मोबाइल फोन, और सॉफ्टवेयर है उस मोबाइल फोन में मौजूद वो तमाम फीचर्स और एप्स जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सएप जो है वो सॉफ्टवेयर है, और जिस फोन में आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं वो फोन हार्डवेयर है। अभी पूरी दुनिया में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मार्केट है, बाजार है, उस पर एक तरीके से दो ही कंपनियों का पूरा नियंत्रण है, और ये दोनों कंपनियां अमेरिका की कंपनियां हैं। इनमें पहली कंपनी है गूगल, जिसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है एंड्रॉयड, और दूसरी कंपनी है एप्पल, जिसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है iOS यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। पूरी दुनिया में फिलहाल जितने भी मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें से लगभग 71% में गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। यानी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी किसी भी देश की हो, कोई भी हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का ही होता है, जिसे एंड्रॉयड कहते हैं। जबकि लगभग 28.5% मोबाइल फोन्स में एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हालांकि बड़ा फर्क यहां पर यह है कि एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओपन सोर्स नहीं है, और एप्पल के प्रोडक्ट्स में ही आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। यानी एप्पल ने अपने फोन्स के लिए और अपने लैपटॉप्स के लिए खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया, और ये आपको सिर्फ एप्पल के फोन्स में ही मिलता है। एप्पल इसे दूसरे फोन्स को नहीं देता, लेकिन गूगल एंड्रॉयड को बाकी के फोन्स को भी बेचता है। मुद्दा यह है कि भारत में मोबाइल फोन यूजर्स की संख्या है लगभग 120 करोड़, जिनमें से 60 करोड़ यूजर्स स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, और इनमें भी 2018 से 2022 के बीच जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें से लगभग 92.4% में गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर ये मोबाइल फोन्स भारत में बना भी लिए गए तब भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम अमेरिका की गूगल कंपनी का ही इस्तेमाल करते हैं, और इसी निर्भरता को घटाने के लिए अब भारत में ये मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर आधारित है, जिसका मतलब यह है कि गूगल के एंड्रॉयड से यह ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसे इस प्रकार से विकसित किया गया है ताकि यह मोबाइल यूजर्स की प्राइवेसी और उनके डेटा को सुरक्षित रख सके। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम नो डिफॉल्ट एप्स के साथ आता है, और यही चीज इसे गूगल के एंड्रॉयड से अलग बनाती है। अब ध्यान से समझिए इसमें क्या फर्क है। असल में जब आप कोई नया एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीदते हैं और उसे स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहले से ही बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसे गूगल मैप्स होता है, गूगल प्ले स्टोर होता है, यूट्यूब होता है, गूगल के और भी दूसरे ऐप्स इन फोन्स में पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं। और इस तरह से गूगल कंपनी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपने इन सारे ऐप्स को भी आपकी मर्जी के बिना, आपसे बिना पूछे आपके मोबाइल फोन में फीड कर देती है, और आप ये सोचकर इनका इस्तेमाल करते चले जाते हैं कि ये ऐप्स तो आपको अपने फोन के साथ मुफ्त में मिले हैं, आपके फोन में पहले से ही ये ऐप लगकर आए हैं, फीड किए हुए आए हैं, इसलिए आप भी उन्हें इस्तेमाल करते चले जाते हैं। ये आपने अपनी मर्जी से नहीं लगाए इस फोन में। जबकि सच ये है कि गूगल ऐसा करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से ही अपने दूसरी सेवाओं को और अपने दूसरे ऐप्स को आपको बेच देता है। लेकिन भारत का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऐसा नहीं है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जिस भी मोबाइल फोन में होगा उसमें पहले से कोई भी ऐप आपको इंस्टॉल्ड नहीं मिलेगा, बल्कि यह फैसला
आप पर छोड़ दिया जाएगा कि आप इस किस ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना चाहते हैं। इसके अलावा इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्राइवेट ऐप स्टोर भी होगा जिसे पास का नाम दिया गया है, पास। इस ऐप स्टोर पर उन तमाम ऐप्स की एक अलग से लिस्ट होगी जो आपके डेटा की सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित हैं। इसका यूजर इंटरफेस काफी आसान होगा और यह गूगल के एंड्रॉयड जैसा ही होगा ताकि लोगों को इसे इस्तेमाल करने में कोई परेशानी ना आए और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैन्युअली अपडेट करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी और यह अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। भारत में पिछले महीने यानी दिसंबर में 12,80,000 करोड़ रुपए के रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स हुए थे। इसके अलावा हमारे देश में कोविड वैक्सीनेशन के लिए जो कोविन ऐप बनाया गया, उस टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए भी दुनिया के कई देश अब लाइन लगाकर खड़े हैं। तो इसका पूरा निचोड़ यह है कि भारत अगर अपने नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोई इनोवेशन करता है तो हम दुनिया को बड़ी बड़ी कंपनियां दे सकते हैं। यानी हमें दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की कॉपी नहीं करनी, नकल नहीं करनी। हमें अपने लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी विकसित अगर हमने की तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो हमारी आजादी का प्रतीक है। ब्रिटेन में चाय और समोसा अब तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अब वहां के स्थानीय लोग भी चाय, बिस्किट और चाय और केक को छोड़कर समोसा खा रहे हैं। एक नए सर्वे में यह पता चला कि ब्रिटेन में लोकप्रिय नाश्ते की सूची में चाय और समोसा दूसरे नंबर पर आ गया है और इसलिए अब आप ब्रिटेन से हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए जो सुपरहिट समोसे की कहानी के बारे में आपको सब कुछ बताएगी। आप जान पाएंगे कि ब्रिटेन में समोसा क्यों सुपरहिट हो रहा है।